मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव पर स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और आज हम जानेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि पूर्व परीक्षाओं में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज हमने चलाई थी इसको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। और जल्द ही, बहुत जल्दी, आई होप दैट 2 से 3-4 दिन के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान प्रारंभ करने वाले हैं और मैक्सिमम 10 लेक्चर में उसको फाइनल भी कर देंगे। तो सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और डेली शाम को 9 बजे प्रति एक दिन आपको एक लाइव क्लास दी जाएगी, उसको आपको डेली क्या करना है, अटेंड करना है। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्प्ले पर आ चुका है। क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास जो रिपोर्ट है, जो ह्यूमन इंडेक्स है, उसको जारी करने वाला स्टेट लेवल पर भारत का पहला स्टेट कौन सा था। मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला पहला स्टेट कौन सा था स्टेट लेवल पर। चलिए, एक है केरल, एक आपका राजस्थान, एक आपका मध्य प्रदेश, एक आपका उत्तर प्रदेश। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। जो बच्चे सेशन में थोड़ा सा लेट आए हैं उन सभी को अटेंडेंस देनी है। सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर सेंड करना है। तेजी के साथ सेंड कीजिएगा जय हिंद लिखकर। पहले अटेंडेंस दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िएगा। आफ्टर दैट यू शुड बी गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। बच्चों, केरला यहां पर आपका गलत है, राजस्थान भी बच्चों यहां पर आपका गलत है, मध्य प्रदेश भी गलत है। अगर ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं, उसको जारी करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वो मध्य प्रदेश था बच्चों, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले पर आ चुका है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारत का जो विदेशी व्यापार संस्थान है वो कौन सी सिटी के अंदर है। एक आपको दिया गया है नई दिल्ली, एक दिया गया है हैदराबाद, एक आपको दिया गया है मुंबई और बच्चों एक आपको दिया गया है अहमदाबाद। आप सबको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान भारत के कौन से शहर के अंदर स्टेबल है। तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा 3 से 4 सेकंड के बाद। चलिए सभी बच्चों को सेशन को शेयर भी कर देना है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहां पर स्थित है। एक दिया गया है नई दिल्ली, एक आपको दिया गया है हैदराबाद, एक दिया गया है मुंबई और एक आपको दिया गया है अहमदाबाद। चलिए बच्चों, तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। अहमदाबाद यहाँ पर गलत है, मुंबई भी आपका गलत है, हैदराबाद भी गलत है बच्चों। यहाँ पर आपका जो सही है वो है नई दिल्ली। भारत का विदेशी व्यापार जो संस्थान है वो आपका नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए तेजी के साथ हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन जो देश है वह कौन सा है। दुनिया में दुग्ध का उत्पादन सर्वाधिक कौन से देश के अंदर किया जाता है। एक आपको दिया गया है ब्राजील, एक दिया गया है अमेरिका, एक दिया गया है भारत और एक बच्चों आपको दिया गया है जापान। चलिए तेजी के साथ सभी को आंसर देना है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश जो है वो आपको बताना है। तेजी के साथ आप अपने आंसर को सबमिट कीजिएगा। दुग्ध उत्पादन में पहला नंबर किसका है, तेजी के साथ बताइएगा बच्चों। ब्राजील यहाँ पर गलत है, अमेरिका आपका गलत है, जापान भी गलत है, भारत यहाँ पर क्या है, पूर्ण रूप से सही है। दुनिया में दूध का जो टोटल उत्पादन है उसमें पहली रैंक इंडिया की आती है, इसलिए बच्चों आपका सी ऑप्शन यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। आपको फास्टली रिप्लाई देना है क्योंकि ये एक क्विक रिवीजन सेशन है और क्विक रिवीजन का मतलब है आपको फास्टली आंसर देना है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सोयाबीन की जो खेती है वो एक बड़े पैमाने पर की जाती है और वह स्टेट भारत का पहली रैंक भी रखता है इंडिया के अंदर। चलिए तेजी के साथ बताइएगा। सोयाबीन की खेती में पहला नंबर भारत के कौन से राज्य का है। एक आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक मध्य प्रदेश, एक बच्चों आपको दिया गया है महाराष्ट्र। आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। सोयाबीन की खेती में पहली रैंक किसकी है, तेजी के साथ बताइएगा। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सोयाबीन की खेती में पहली रैंक भारत के कौन से राज्य की है। उत्तर प्रदेश बच्चों यहाँ पर गलत है, बिहार भी गलत है, महाराष्ट्र भी गलत है। सोयाबीन में पहली रैंक भारत के कौन से राज्य की है, मध्य प्रदेश। तो बच्चों यहाँ पर आपका सी आंसर सही होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
चलिए चलिए, जो बच्चे लेट आए हैं एक बार जय हिंद लिखिएगा और क्वेश्चन का आंसर सोच समझ कर देना है। 4 जैसे आसान सवाल भी आप गलत दे रहे हो आंसर, थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से। आफ्टर दैट उसके बाद आपको क्या है आंसर देना है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जो न्यूनतम आय वाला राज्य है वह कौन सा है? भारत में प्रति व्यक्ति जो न्यूनतम आय है वह कौन से राज्य में है? एक आपको दिया गया है बिहार, एक दिया गया है ओडिशा, एक राजस्थान, एक आपको दिया गया है गुजरात। चलिए चलिए तेजी के साथ आपको आंसर सबमिट करना है। भारत में चालू मूल्यों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम जो आय है वह कौन से राज्य की है? चलिए चलिए तेजी के साथ आप लोगों को बताना है। चलिए चलिए बच्चों, आपका समय कंप्लीट हो चुका है, तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। गुजरात यहाँ पर गलत है, राजस्थान भी गलत है, उड़ीसा भी गलत है, बिहार बच्चों यहाँ पर क्या है पूर्ण रूप से सही है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्प्ले पर आ चुका है। देश में रेशम उद्योग में सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य का हुआ है? स्टेबली रेशम की खेती को परमानेंट और रेशम के उद्योग को परमानेंट करने वाला जो स्टेट है भारत का वो कौन सा है? जहां स्थायी रूप से रेशम उद्योग को बढ़ावा मिला है और उसका स्थायीकरण हुआ है, स्टेबल हुआ है, वह स्टेट अब भारत में कौन सा है? एक आपका मणिपुर है, एक दिया गया है कर्नाटक, एक आपको दिया गया केरल, एक आपको दिया गया झारखंड। आपको तेजी के साथ बच्चों रिप्लाई करना है। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण भारत के कौन से राज्य में हुआ है? चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा बच्चों। मणिपुर यहां पर आपका गलत है, केरल भी गलत है, झारखंड भी अलग है। यदि आपसे ये बात पूछी जाती है कि रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? कर्नाटक। रेशम उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है? तो भी कर्नाटक बताना है। और रेशम के उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण अगर हुआ है किसी स्टेट के अंदर तो वह आपका कर्नाटक है। प्रत्येक कंडीशन में आपको आंसर कर्नाटक ही देना है, यानी कि आपका बी यहां पर क्या है सही है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? चलिए सब बच्चों को तेजी के साथ बताना है कि IRDA का जो मुख्यालय है वह भारत में कहां पर है। एक बच्चों आपको दिया गया है नई दिल्ली, एक आपको दिया गया है चेन्नई, एक आपको दिया गया है हैदराबाद और एक बच्चों आपको दिया गया है अहमदाबाद। आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है भारत में कहां पर है? चलिए चलिए बच्चों तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को आंसर सबमिट कराना है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि हम बोल सकते हैं IRDA, शॉर्ट में हम बोलते हैं इंश्योरेंस रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि IRDA। इसका मुख्यालय भारत में कहां पर है? तेजी के साथ बताना है बच्चों। यहां पर नई दिल्ली आपका गलत है बिल्कुल, और चेन्नई भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और अहमदाबाद भी गलत है। यहां पर बच्चों पूर्ण रूप से जो सही आंसर है वह है आपका हैदराबाद। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है भारत के हैदराबाद में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? अगर किसी बैंक को प्राइवेट बैंक की मान्यता RBI से लेनी हो तो उसके पास कितनी पूंजी टोटल होनी चाहिए? आपके पास 4 विकल्प हैं। एक है 50 करोड़, एक 200 करोड़, एक 250 करोड़, एक है 300 करोड़। ठीक है, न्यूनतम जो पूंजी है वो कितनी आवश्यक है किसी भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक के लिए? चलिए चलिए तेजी के साथ सभी को आंसर सबमिट कराना है। चलिए चलिए बच्चों, सेशन को बढ़ाना है, तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। यहां पर 50 करोड़ आपका गलत है, और बच्चों आपका 250 करोड़ भी गलत है, 300 करोड़ भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सही है वह है 200 करोड़। 200 करोड़ रुपए यदि किसी निजी बैंक के पास है तो उसकी स्थापना भारत में हो सकती है, अदरवाइज उसकी स्थापना RBI के द्वारा अलाउड नहीं की जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी विनिवेश की जो अनुमति है भारत सरकार प्रदान करती है? किसी भी विदेशी बैंक में किसी भी भारतीय निजी बैंक में कितनी विदेशी पूंजी को इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसका मैक्सिमम परसेंटेज कितना है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। सभी बच्चे सेशन को आगे बढ़ाइएगा। जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं एक बार जय हिंद लिखिएगा। चलिए चलिए आंसर देखिएगा एक बार। आपको 26% भी दिया गया है, 33 भी दिया गया है, 49 भी दिया गया है और 55 भी दिया गया है।
4 विकल्प आपको डिस्प्ले पर दिए गए हैं। निजी बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसको भारत सरकार अलाउड करती है? यहाँ पर बच्चों आपका 26 गलत है, 33 भी गलत है, 55 भी गलत है। भारत सरकार कितना अलाउड करती है? 49% भारत सरकार के द्वारा आपको अलाउड किया जाता है। यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही बन जाता है। चलिए सभी बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? आपको भारत के वे 2 राज्य बताने हैं जहां एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है। एक है बिहार और राजस्थान। देखो बच्चों, अगर गांवों की संख्या ज़्यादा होगी, खेती ज़्यादा होती होगी तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अवश्य होंगे, लेकिन गांव ही नहीं है या वहां पर खेती की कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं होंगे। या कोई राज्य बहुत छोटा है, वहां पर हमको उसकी कोई नीड नहीं है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। बिहार और राजस्थान, मणिपुर, नागालैंड, एक सिक्किम और असम दिया गया है, एक सिक्किम दिया गया है और साथ में दिया गया है गोवा। चलिए कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिएगा। तेजी के साथ 3 से 4 सेकंड में आंसर सबमिट कीजिएगा। भारत के किस राज्य में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, वो आपको तेजी के साथ बताना है। चलिए तेजी के साथ बताइएगा। बिहार और राजस्थान यहां पर गलत है, मणिपुर, नागालैंड भी आपका गलत है, सिक्किम और असम भी गलत है। पूर्ण रूप से यदि कोई सही है तो वो सिक्किम और गोवा है, क्योंकि दोनों ही भारत के बहुत छोटे स्टेट हैं और गोवा तो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से छोटा है, गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है, तो इसलिए राइट जो आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, वह आपका क्या था? गोवा। और साथ में बात करते हैं सिक्किम की। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्प्ले पर आ चुका है, आप लोगों को पढ़ना है। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्रों के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? हजारी समिति, गोस्वामी समिति, वैद्यनाथ समिति और दत्ता समिति। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। अरे भाई तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। एक तो लेट आए हैं, उसके बाद एक्टिव भी नहीं है, तो ये तो बहुत गलत बात है। सेशन के लिए आप लोगों को 9 बजे लाइव आना है, लेकिन आप लोग जो है इतना लेट लाइव आ रहे हैं, उसके बाद आंसर भी सबमिट नहीं करा रहे हैं, बहुत गलत बात है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर सबमिट कीजिएगा। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? बच्चों यहाँ पर हजारी समिति आपका गलत है, क्योंकि ये उद्योगों से रिलेटेड है। गोस्वामी समिति भी रिलेटेड है, ये भी आपका गलत है। दत्ता समिति भी इंक्लूडेड है, ये भी गलत है। अगर कोई समिति इंक्लूडेड नहीं है तो वह वैद्यनाथ समिति है। इसका मतलब आपका सी जो आंसर है ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्याज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पहली रैंक कौन से राज्य की है जहां प्याज का सर्वाधिक उत्पादन इंडिया के अंदर किया जाता हो? चलिए एक आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश, एक दिया गया है कर्नाटक, एक पंजाब दिया गया है, एक आपको महाराष्ट्र भी दिया गया है। प्याज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? चलिए सबसे आगे जो है फ्रंट पर कौन सा राज्य है प्याज के उत्पादन में? बच्चों तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। चलिए तेजी के साथ। जिन लोगों ने आंसर सबमिट नहीं किया है आंसर सबमिट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश बच्चों यहाँ पर गलत है, कर्नाटक भी गलत है, पंजाब भी गलत है, और जो पूर्ण रूप से सही है वह आपका महाराष्ट्र सही है, यानी कि यहाँ पर डी आपका सही हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से किसे भारत निर्माण योजना का आधार या संबंध माना गया? भारत निर्माण जो योजना है उसके अंदर किस चीज को महत्व दिया गया था? खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम चलाना, अवस्थापना में विकास करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ विकल्प को पढ़ना है और तेजी के साथ आप लोगों को आंसर सबमिट कराने हैं। भारत निर्माण जो योजना है उसका संबंध किस मुद्दे से है ये आप लोगों को स्टडी करना है और उसके बाद उसको आंसर देना है। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर देना है। देखो, भारत को खाद्यान्न में निर्भर कराने की जो जिम्मेदारी थी वो भारत की हरित क्रांति की थी, और भारत की जो है तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने ये टारगेट रखा था। ये आपका बिल्कुल बच्चों यहाँ पर गलत है। परिवार कल्याण कार्यक्रम ये भी गलत है। भारत को अवस्थापना के साथ विकासशील देश बनाना ये हमारी प्रायिकता थी। कौन सी योजना के तहत? भारत निर्माण योजना। तो इसलिए बच्चों आपका सी यहाँ पर क्या है? सही है।
और डी अपने आप ही अब गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए तेजी के साथ पढ़िएगा। भारत में कृषि गणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली कृषि गणना कब की गई थी? एक दिया गया 1950, एक 1960, एक 1970, एक 1991। चलिए तेजी के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना है और तेजी के साथ आप लोगों को आंसर सबमिट करा देने हैं। प्रथम कृषि गणना हमारे देश में कौन से सन में की गई थी? 50, 60, 70, 91। आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। चलिए तेजी के साथ आंसर। 1950 यहां पर गलत है, 1960 भी गलत है, 1991 भी गलत है, और बच्चों जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो हो जाता है 1970। भारत की पहली जो एग्रीकल्चर काउंटिंग है वह 1970 में की गई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? गैर योजना जो खर्चा है उसका सबसे बड़ा मद क्या है? एक है ब्याज भुगतान, एक है रक्षा, एक उर्वरक सब्सिडी, एक दिया गया सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण। बच्चों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। 1-2 बार मैं इसको पढ़ा चुका हूं, उसके बाद भी यदि आप लोग सही आंसर नहीं देते हैं तो बहुत गलत बात है। चलिए तेजी के साथ पढ़िएगा और आंसर सबमिट कीजिएगा। कल आप लोग कलर डे में काफी बिजी थे, बहुत कम बच्चे कल लाइव आए हुए थे, लेकिन आज चलो थोड़ा सा ठीक है कल के कंपेयर में, लेकिन आप लोगों को डेली 9 बजे लाइव आना है और बड़े तन्मयता के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना है। उसके बाद चैट बॉक्स में जाकर आपको आंसर सबमिट कराने हैं। जब कभी भी आप सेशन को लिफ्ट करेंगे तो लिफ्ट करने से पहले एक बार वंदे मातरम जरूर लिखेंगे। चलिए गैर योजना खर्च का जो सबसे बड़ा मद है वो क्या है? ब्याज भुगतान, रक्षा, सब्सिडी और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण। तो बच्चों सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण यानी कि ये गलत है, उर्वरक सब्सिडी ये भी गलत है, रक्षा ये भी गलत है, ब्याज भुगतान यहाँ पर बच्चों क्या है आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है? अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है इसका मूल आधार क्या है? ये बड़ा ही डिमांडेड क्वेश्चन है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बार इसको पूछा जाता है। चलिए निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। ठीक है, जो निरपेक्ष लाभ है और जो तुलनात्मक लाभ है वे दोनों, या केवल निरपेक्ष लाभ, या केवल सापेक्ष लाभ, या विनिमय दर। 4 विकल्प आपके पास है, आपको तेजी के साथ आंसर सबमिट कराना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो मूल आधार है वह क्या है? एक है निरपेक्ष लाभ, एक है तुलनात्मक लाभ, दोनों कंडीशन आपको इंक्लूड करनी है, या केवल बी ऑप्शन के अंदर दिया गया केवल निरपेक्ष लाभ, सी के अंदर दिया गया केवल सापेक्ष लाभ। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। तो बच्चों यहां पर विनिमय दर गलत है, डी गलत है, सापेक्ष लाभ भी आपका गलत है और बी निरपेक्ष लाभ भी गलत है। यहां पर दोनों की हम लोगों को स्टडी करनी होती है, दोनों ही उसका मूल आधार है, निरपेक्ष लाभ भी और तुलनात्मक लाभ भी। इसलिए बच्चों यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में किया गया है? एक अनुच्छेद 263 दिया गया है, एक 293, एक 280, एक आपको दिया गया है 256। भारत में वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल से है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा बच्चों। 263 यहां पर गलत है, 293 भी आपका गलत है, 356 भी आपका गलत है। जो राइट आंसर है वह है 280। अनुच्छेद 280 के अनुसार भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो इसलिए बच्चों यहां पर सी ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 280 पूर्ण रूप से सही है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। चलिए डिस्प्ले पर 18वां क्वेश्चन आ चुका है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? चलिए आपको बताना है भारत की पहली औद्योगिक नीति कौन से सन में आई थी और अंतिम कौन से सन में आई थी। दोनों को ही हैंड टू हैंड याद कर लेना है। एक 1947 दिया गया है, एक 1948, एक आपको दिया गया है 1951 और एक आपको दिया गया 1956। भारत में लगभग 5 बार औद्योगिक नीति आ चुकी है। आपको बताना है फर्स्ट टाइम जो औद्योगिक नीति आई वह कौन से सन में आई। चलिए आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है, उसी के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर जो है सबमिट करा देने हैं। चलिए सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए तेजी के साथ बच्चों। 1956 आपका गलत है, 1951 भी गलत है, 1947 भी गलत है। भारत की पहली जो औद्योगिक नीति है वह 1948 में जारी की गई थी
और नई औद्योगिक नीति की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों वो 1991 में है, वही अंतिम औद्योगिक नीति भी थी। चलिए, आप लोगों के पास 4 विकल्प हैं, आपको ये बताना है केवल कि पहली औद्योगिक नीति कौन से सन में आई थी, 1948। यदि अंतिम पूछा जाता है तो फिर आपको बताना है 1991। आई होप दैट आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संपदा कर को भारत में पहली बार कब इंप्लीमेंट किया गया था? हमारे देश के अंदर जो संपदा कर है उसे पहली बार कब इंप्लीमेंट किया गया था? 1991 में, 1976 में और 1957 में, एक 1948 में। चलिए तेजी के साथ बताना है। जो संपदा कर है हमारे इंडिया में उसे पहली बार कौन से सन में इंप्लीमेंट किया गया था? एक 1991 दिया गया है, एक 1976, एक 1957 और आखिरी विकल्प जो दिया गया है वो दिया गया 1948। चलिए फास्टली आपको रिप्लाई करना है, 3 से 4 सेकंड में सब बच्चे रिप्लाई करेंगे। चलिए तेजी के साथ हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चले थोड़ा सा और आगे चलिएगा। 1991 यहाँ पे बच्चों आपका गलत है, 1976 भी आपका गलत है, 1948 भी गलत है। संपदा कर को भारत सरकार के द्वारा 1957 में पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था। इसलिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाना है। चलिए और थोड़े से आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी व्यापार हैं, उनका प्रहरी किसको माना जाता है? एक आपको दिया गया IMF, एक दिया गया IBRD, एक WTO, एक दिया गया IFC। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर सबमिट कराने हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसको माना जाता है? पहरेदार किसको माना जाता है? चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर देने हैं। IMF दिया गया है, IBRD आपको दिया गया है, एक WTO आपको दिया गया है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है वो आप लोगों को आंसर सबमिट कराना है। चलिए तो बच्चों IMF आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, IBRD भी गलत है, IFC भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का जो प्रहरी है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा को माना जाता है, इसलिए आपका सी विकल्प यहाँ पर बच्चों क्या है, सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से वह कौन सा विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय और शाखाएं भारत में? भारत में एकमात्र काम करने वाले विदेशी बैंक का नाम आपको बताना है। आपके पास विकल्प है, एक है HDFC, एक IDBI और एक कर्नाटक बैंक, एक दिया गया है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। चलिएगा आपको तेजी से बताना है इन 4 में से जो विदेशी बैंक है वह कौन सा है और उसकी शाखाएं भारत में बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। चलिए 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर देने हैं। चलिए बच्चों थोड़े से आगे बढ़ते हैं। HDFC यहाँ पर गलत है, IDBI भी गलत है, कर्नाटका बैंक भी गलत है। आपका जो पूर्ण रूप से सही है वो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ऑफ ब्रिटेन आपका पूर्ण रूप से क्या है, सही है, यानी कि डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। निम्न में से कौन सा एक साधन केंद्रीय सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे भारत सरकार को कुछ भी राजस्व प्राप्त नहीं होता है? बाकी 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनसे हम लोगों को राजस्व प्राप्त होता है। एक आपको दिया गया आयकर, एक दिया गया कॉर्पोरेट कर, एक आपको दिया गया है कृषि आयकर, एक दिया गया उत्पादन शुल्क। 4 विकल्प आपके पास हैं, आपको तेजी के साथ आंसर सबमिट कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा साधन है जो भारत सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? एक आयकर, एक कॉर्पोरेट कर, एक आपको दिया है कृषि आयकर, एक उत्पादन शुल्क। चलिए तेजी के साथ बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका आयकर गलत है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट एम्प्लॉय अपनी इनकम पर एक टैक्स देते हैं, यानी कि वो एक योगदान रखता है। कॉर्पोरेट जितने भी बिजनेस घराने हैं, जो बिजनेसमैन है, वो लोग भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस पर उत्पादन शुल्क दिया जाता है, डी भी आपका गलत है। यदि अगर बात करते हैं कृषि से भारत सरकार को कोई भी राजस्व प्राप्त नहीं होता है, उसका रीज़न ये है कि कृषि को भारत में कर मुक्त श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से यानी कि कृषि उत्पादन से, एक आपको दिया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली से या कृषि निर्यात से। चलिए शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है?
शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? कृषि विपणन से, कृषि उत्पादन से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, कृषि निर्यात से। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा सभी बच्चे। कृषि निर्यात बच्चों यहां पर आपका गलत है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपका गलत है, कृषि उत्पादन आपका गलत है। अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? एक केसी नियोगी दिया गया है, एक के संथानम, एक दिया गया है ए के चंद्रा, एक दिया गया है जे.एम. सेलेट। आपको तेजी के साथ आंसर सबमिट कराना है। बड़ा ही डिमांडेड क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के हिसाब से भी और भारतीय संविधान के हिसाब से भी, दोनों ही दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत खास हो जाता है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बच्चों तेजी के साथ आपको सबमिट कराना है। देखते हैं हम डी ऑप्शन को। जे.एम. सेलेट बिल्कुल गलत है, ए के चंदा बिल्कुल गलत है, के सथानम आपका गलत है। यहाँ पर अगर कोई सही है तो वह क्या है? केसी नियोगी। ये भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित में से क्या व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से किसको हम व्यवसाय की श्रेणी में रख सकते हैं? सॉरी, पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई। निम्नलिखित में से क्या व्यवसाय के अंतर्गत आता है? व्यवसाय के अंतर्गत हम किसको रखते हैं? एक आपको दिया गया है व्यापार, एक व्यापार और उद्योग, एक उद्योग और वाणिज्य। चलिए तेजी के साथ बताइएगा। एक डी दिया गया है व्यापार, उद्योग और वाणिज्य। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को सबमिट कराना है। हम किसको व्यवसाय के अंतर्गत रखते हैं और किसको नहीं रखते हैं, ये आपको डिसाइड कर कर बताना है। निम्नलिखित में से व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार भी आता है, व्यापार उद्योग भी आते हैं, उद्योग वाणिज्य भी आता है, यानी कि तीनों ही बात आपकी सही है। व्यापार भी सही है, उद्योग भी सही है और वाणिज्य भी क्या है? सही है। इन तीनों को ही हम किस श्रेणी में रखते हैं? व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो डी हो जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का जो अंतर है उसे क्या कहा जाता है? चलिए तेजी के साथ पढ़िएगा और उसके बाद अपने आंसर सबमिट कीजिएगा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में, ध्यान से पढ़ना है, बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और प्राप्ति के बीच का जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है? एक विकल्प है राजकोष के घाटा, एक है बजटीय घाटा, एक राजस्व घाटा, एक है चालू घाटा। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल प्राप्ति और व्यय, कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? चलिए तेजी से बताना है बच्चों। चालू घाटा गलत है, राजस्व घाटा भी गलत है, राजकोष के घाटा भी गलत है। बजट में आने वाला जो डिफरेंस है प्राप्ति में और आंकड़ों में, उसी को क्या कहा जाता है? बजटीय घाटा कहा जाता है। इसलिए बी आपका यहाँ पर क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? भारत में 1948 से लेकर 1991 के बीच 5 बार औद्योगिक नीति आती है। उनमें से ऐसी कौन सी औद्योगिक नीति है जिसको उदार औद्योगिक नीति भी कहा गया है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा। ऑप्शन आपके सारे ही सही हैं। औद्योगिक नीति 48 में, 56 में, 85 में, 91 में, एक सन और बीच में रह जाता है आपका 90। तो इन 5 सन में आपकी औद्योगिक नीति आती है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को बताना है, इन 5 में से ऐसी औद्योगिक नीति कौन सी है जिसको भारत की उदार औद्योगिक नीति भी कहा गया है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है और लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा जो है ढील छोड़ दिया गया, आसान किया गया। चलिए तेजी के साथ बताइएगा। 1948 आपको विकल्प दिया गया है, 1956, 1985, 1991। चलिए तेजी के साथ बताइएगा। 3 से 4 सेकंड के अंदर आंसर सबमिट कीजिएगा। चलिए सब बच्चों को तेजी से आंसर सबमिट कराना है। 1948 गलत है, 1956 भी आपका गलत है, 1985 भी गलत है, 1991 सही है। नई औद्योगिक नीति को ही भारत में उदार औद्योगिक नीति की संज्ञा दी गई है। इसलिए बच्चों आपका डी ऑप्शन पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 की। नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध किससे है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा।
कुटीर उद्योगों से, लघु उद्योगों से, भारी उद्योगों से या उपरोक्त सभी से? नायक समिति का संबंध किस प्रकार के उद्योग से है? कुटीर उद्योग से, लघु उद्योग से और भारी उद्योग से। चलिए तेजी के साथ बच्चों आंसर सबमिट कीजिएगा। 3 से 4 सेकंड का समय आपके पास है मात्र, उसी के अंदर आप लोगों को सबमिट कराना है आंसर। नायक समिति का संबंध किससे है? कुटीर उद्योग बच्चों यहाँ पर गलत है, भारी उद्योग भी गलत है, उपरोक्त सभी भी यहाँ पर आपका गलत है। केवल एक ही चीज सही है, वह है लघु उद्योग। नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से है, इसलिए आपका बी यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 29 की। निम्न में से कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? रसायन व रासायनिक सामान, मूल रसायन, एक औषधि, एक लौह धातु। चलिए तेजी के साथ बताइएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है, जिसको हम लोग आयात नहीं करते हैं? एक रसायन और रासायनिक सामान, ये आपका गलत है। औषधियाँ आपका गलत है और लौह धातु भी आपका गलत है। अगर पूर्ण रूप से सही है तो मूल रसायन को हम कभी भी विदेशों से नहीं मंगाते हैं, उसका किसी भी प्रकार का कोई आयात नहीं किया जाता है, इसलिए आपका बी यहाँ पर क्या है बच्चों? सही है। चलिए अब आप लोगों को क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, जो कि आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। 30 जनवरी 2003 में गठित जो वित्त आयोग है वह कौन सा था? चलिएगा 2003 का आपको बताना है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 2022 चलना है, तो उल्टा भी आप हिसाब लगा सकते हैं। बाकी आपको याद होना चाहिए 2003 में जो वित्त आयोग है वह 10वां था, 11वां था, 12वां था या फिर आपका 13वां था। चलिए तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। 2003 में गठित होने वाले वित्त आयोग की जो सीक्वेंस है उसमें उसका कौन सा नंबर था? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। 10वां यहाँ पर गलत है, 11वां भी गलत है, 13वां भी गलत है। 2003 में भारत के 12वें वित्त आयोग को गठित किया गया था, इसलिए बच्चों आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए बच्चों आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है और सेशन के लास्ट में मैं बच्चों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों को लाइफ में आगे भी बढ़ना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। जो बच्चे शाम को 9 बजे लाइव नहीं आते हैं उन सभी को डेली 9 बजे लाइव आना है। 21 तारीख से एक 10 दिन का छोटा सा क्रैश कोर्स उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर मेरे द्वारा चालू किया जाएगा और कल और परसों 2 क्लास के अंदर हम अर्थशास्त्र को फाइनल कर देने वाले हैं। कंप्लीट इसके क्वेश्चन जो है जो रिवीजन के लिए डिसाइडेड किए गए थे 700 के नियर अबाउट, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नया टॉपिक होगा हमारा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और पुरानी परीक्षाओं में इस्तेमाल किए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा और एक हाई क्वालिटी फुल HD वीडियो क्वालिटी के साथ और ऑडियो क्वालिटी के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। ठीक है, सेशन को छोड़ने से पहले एक बार आपको वंदे मातरम लिखकर सेंड करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।